नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और खबरों की शुरुआत करेंगे पंजाब की बड़ी खबर के साथ। स्कूली बच्चों की फीस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। हाई कोर्ट के आदेश पर सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक हुई। बैठक में सभी प्रतिवादियों ने अपना पक्ष रखा है। अब एक बार फिर शाम 5 बजे इसी मुद्दे पर बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। स्कूली बच्चों की फीस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट के आदेश पर सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक हुई है। बैठक में सभी प्रतिवादियों ने अपना अपना पक्ष रखा है। अब बताया जा रहा है कि शाम को 5 बजे एक बार फिर से ये बैठक होगी। स्कूली बच्चों की फीस से जुड़ा हुआ ये मामला है। हाईकोर्ट के आदेश पर सभी स्टेक होल्डर की बैठक हुई। बैठक में सभी प्रतिवादियों ने अपना पक्ष रखा है। शाम 5 बजे एक बार फिर से ये बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। स्कूली बच्चों की फीस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। हाईकोर्ट के आदेश पर सभी स्टेक होल्डर की बैठक हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। स्कूली बच्चों की फीस का ये मामला है, सभी स्टेक होल्डर्स ने आज बैठक की है। अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से पंजाब के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी स्कूल फीस से जुड़ा ये मामला है, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इस कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे थे कि वो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवा रहे। तो ऐसे में उन्होंने बच्चों से फीस की भी डिमांड की थी। तो उस डिमांड के ऊपर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिछले दिनों एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि 70% तक फीस जो है, जो कोचिंग फीस है, वो ये स्कूल जो हैं वो बच्चों से ले सकते हैं। जिस पर कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो भी कह रहे थे कि हाई कोर्ट ने ये फैसला केवल एक पक्ष को सुनने के बाद दिया, दूसरा पक्ष नहीं सुना गया। जिसके बाद सीधे तौर पर इस मामले में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर सरकार को ये कहा गया कि सभी प्रतिवादियों की एक बैठक ली जाए, उस बैठक में सभी का पक्ष जाना जाए और उसके बाद एक एप्रोप्रिएट फैसला लिया जाए, ताकि ना तो अभिभावकों के ऊपर ज़्यादा अतिरिक्त बोझ पड़े और ना ही जो स्कूल हैं उनको किसी तरह का नुकसान होता हुआ नजर आया। और इसी के चलते आज एक बैठक हुई है सुबह 10 बजे पंजाब भवन, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर यह बैठक जो है शुरू हुई थी और काफ़ी देर यह बैठक चली, जिसमें सभी प्रतिवादी, चाहे उसमें हम प्राइवेट स्कूल होल्डर्स की बात करें या फिर अभिभावकों की बात करें, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है। और उसके बाद अब दोबारा से ये बैठक जो है ये 5 बजे बुलाई गई है, क्योंकि जो भी पक्ष यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की तरफ से रखा गया या फिर जो अभिभावकों की तरफ से रखा गया, उसी पक्ष को लेकर अब से कुछ देर बाद जो शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला हैं या फिर जो पंजाब के एजी अतुल नंदा हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद एक प्रॉपर रणनीति बनाई जाएगी और उसी रणनीति के तहत हाईकोर्ट को जवाब दिया जाएगा कि आखिर क्या फैसला हुआ है। क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर जिस तरह की बात पेरेंट्स करते नजर आ रहे हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की बात जो कर रहे हैं वो केवल थोड़े समय के लिए लगाई गई, सारे पीरियड नहीं लगाए गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा दी है, बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होने दी। तो यहां पर सभी अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यही देखने वाली बात रहेगी कि शाम को जो 5 बजे बैठक होती है उसमें क्या कुछ हल निकलता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल अविनीत, मैं ये जानकारी आपसे चाहूंगी कि जो पंजाब के स्कूल हैं वो आखिर चाहते क्या हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि जो फीस 12 महीने जाती थी वो दी जाए उन्हें, या किसी और तरह की कोई डिमांड है उनकी? देखिए सीधे तौर पर अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के जो होल्डर्स हैं वो ये ज़रूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल जो है वह चैरिटी बेस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कह रहे हैं कि हर साल उनको 15% ही बचत होती है, बाकी सारा उनका खर्च में निकल जाता है। तो ऐसे में इतना बड़ा शेयर उनके पास भी नहीं है कि वो इस पूरी सिचुएशन को कहीं ना कहीं कह सकते हैं सर्वाइव कर पाए इस सिचुएशन के दौरान। तो ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो इस महामारी के दौरान सीधे तौर पर अभिभावकों पर भी ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। लेकिन जितना उनका खर्च हुआ है, जो कुछ वो अपने स्कूल के लिए खर्च कर रहे हैं, उसका उनको कहीं ना कहीं पेरेंट्स से फीस वसूलने का जो कह सकते हैं अधिकार है वो दिया जाए। इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर अपना हर तरह का पक्ष रखने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का भी हवाला दिया कि किस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन है। इसके अलावा अगर अभिभावकों की बात करें तो अभिभावक भी अपने तर्क जो है वो अलग ढंग से देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि क्या कुछ
इस महामारी के दौरान अभिभावकों पर बीती है, किस तरह की क्लासें हुई हैं, क्या कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर है, यानी ओवरऑल सभी पक्षों ने यहाँ पर अपनी दलीलें जो हैं वो प्रॉपर ढंग से दी हैं, फैक्ट्स के साथ दी हैं, और इन्हीं दलीलों के ऊपर शाम को 5 बजे भी विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। उसमें यही देखने वाली बात रहेगी क्या कोई फैसला हो पाता है या फिर नहीं। जी बिल्कुल। विनीत, सच्चाई क्या सामने निकल कर आ रही है? क्या वाकई में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं दी गई हैं स्टूडेंट्स को, या फिर जो स्कूल कह रहे हैं कि नहीं हमने प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस दी हैं? हकीकत क्या है? देखिए, सीधे तौर पर अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर अभिभावक ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब होता है कि टीचर जो है वो खुद अपने बच्चों को लेक्चर दे, लेकिन ये बड़ी कक्षाएं जो हैं वहाँ के लिए जरूर हो सकता है, लेकिन जो छोटी कक्षाओं के बच्चों की बात करें वो अभी उस तरह के लेक्चर को समझ पाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाते। तो ऐसे में यही सवाल उठाया जा रहा है कि छोटी कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनको जो सोशल मीडिया के माध्यम से होमवर्क दिया जाता था वो होमवर्क तो उसके माँ बाप करवाते थे, तो ऐसे में उनसे स्कूल किस आधार पर फीस ले रहा है? क्योंकि यहां पर अभिभावक ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि उस जो वो होमवर्क देते थे उसकी चेकिंग तक नहीं होती थी। इस तरह की बातें भी यहां पर जो अभिभावक हैं वो अपने पक्ष में कहते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जो टीचर्स हैं या फिर जो स्कूल एसोसिएशन है उनकी बात करें तो वो ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑनलाइन कक्षाएं उन्होंने लगाई हैं, उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया है, किसी भी बच्चे की शिक्षा जो है वो बाधित ना हो, इस तरह का भी प्रयास किया है। तो ऐसे में यह सवाल एक बड़ा है कि क्या वाकई में ही इस तरह की शिक्षा के माध्यम से बच्चों का ये जो गैप है ये प्रॉपर हो पाएगा? क्या उनका सिलेबस जो है वो कवर हो पाया है या फिर नहीं हो पाया? ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन हाँ, शाम को 5 बजे वाली जो बैठक है वो निर्णायक रह सकती है। उसमें देखने वाली बात रहेगी किस तरह का फैसला सभी पक्षों को सुनने के बाद एजी या फिर जो शिक्षा मंत्री हैं वो लेते हुए नजर आएंगे, और उस फैसले पर क्या हाईकोर्ट रजामंदगी जाहिर करता है या फिर नहीं। जी बिल्कुल विनीत, इस खबर पर हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज़ पर आपने देखी कि किस तरह से फिलहाल जो एजुकेशन को लेकर स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच में तनातनी चल रही है। हालांकि शाम को 5 बजे एक फाइनल बैठक होगी, उसके बाद सामने निकल कर आएगा कि क्या कुछ आखिरकार और अंत में फैसला लिया गया है। चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, और अगली बड़ी खबर प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। एक बड़ा फैसला प्रवासी श्रमिकों पर सुप्रीम कोर्ट का आया है। सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज से 15 दिन में प्रवासी मजदूरों को वापस हर हाल में भेजा जाए। 24 घंटे में श्रमिक ट्रेनें उपलब्ध कराए केंद्र। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, आज से 15 दिन में प्रवासी मजदूरों को वापस भेजा जाए। 24 घंटे में श्रमिक ट्रेनें उपलब्ध कराए केंद्र। आपको बता दें कि प्रवासी श्रमिकों का जो ये मुद्दा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया था, और लगातार सुप्रीम कोर्ट की नजर थी प्रवासी श्रमिकों के इस मसले पर, उनके इस हालात पर। और आज एक बड़ा फैसला यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रभूषण सिंह इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रभूषण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है प्रवासी श्रमिकों के मसले पर, क्या कुछ इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी आप तक? इंद्रभूषण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? हाँ जी, आ रही जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी नजर रखी है, आज क्या कुछ हुआ इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जब शुरू में लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया तो सबसे उपेक्षित वर्ग हमारा यह माइग्रेंट लेबर था जी, और उसको उन्होंने अपने जीवन में वो कष्ट झेले हैं जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उस उपेक्षित वर्ग को न न्यायपालिका ने ध्यान दिया, न सरकार ने ध्यान दिया। जब वो करोड़ों की संख्या में सड़कों पे उतर आए तो ऐसा लगा कि वाकई में ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया उनके साथ। आज बड़े खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि उन माइग्रेंट लेबर्स का सेंसस होना चाहिए, गणना होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस गांव के रहने वाले हैं, कहां पर काम कर रहे हैं, इनको सब पता चल जाएगा, और उनके लिए उनको उनके गांव पर पहुंचाने की, उनके घर पे पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छा निर्णय हुआ।
बिल्कुल इंद्रभूषण जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आपको 24 घंटे में श्रमिक ट्रेन उपलब्ध करानी होगी, केंद्र को ये फैसला सुनाया गया है और हर हाल में इन श्रमिकों को भेजा जाए। सर, कितने दिन का समय दिया गया है? मतलब कितने दिन के अंदर इन श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाना होगा? और अगर केंद्र ऐसा नहीं कर पाया तो उसके बाद क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं? देखिए, केंद्र को अपेक्षा अनुसार करना तो पड़ेगा, है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है तो जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करेंगे। ये जो आदेश है ये व्यक्ति के जीवन और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक निर्णय दिया है। टाइम फिक्स करना जरूरी था, अन्यथा फिर वो इसका ध्यान नहीं देते। अब टाइम फिक्स करने में किसी वजह से अगर वो 24 घंटे में या 48 घंटे में नहीं कर पाएंगे, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन शीघ्र करेंगे। ठीक है इंद्रभूषण जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि केंद्र को इस मसले पर अपना जवाब देना होगा। मैं आपसे जानकारी चाहती हूं कि केंद्र की तरफ से क्या कुछ अपने जवाब में कहा गया है, क्या कुछ दलीलें केंद्र की तरफ से दी गई हैं? देखिए, अभी तो पूरा निर्णय मैंने देखा नहीं है, मैंने जो सुना है उसी के हिसाब से मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन केंद्र ने ये बात कही होगी, ये माना होगा, क्योंकि केंद्र की जिम्मेदारी है कि देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक के उसके जीने का और उसके रहने सहने की व्यवस्था करे। तो ऐसा लगता है कि केंद्र ने समर्थन ही किया होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रभूषण जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपने देखी, सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, और आज से 15 दिन में प्रवासी मजदूरों को वापस भेजा जाए। साथ ही 24 घंटे में श्रमिक ट्रेन उपलब्ध करानी होगी केंद्र को इन प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। बैठक में डिप्टी सीएम सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी। ये बात कही गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर बैठक जो है वो खत्म हो गई है। बैठक में डिप्टी सीएम सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने ये बात कही है कि 30 जून तक हर हाल में हमें 15,000 बेड की जरूरत होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एएनबी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं एक बड़ी और अहम बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा था कि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड वहां हो रहा है और इसी के खतरे को लेकर एक बैठक की गई थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे थे। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने बात कही है कि 30 जून तक 15,000 बेड की हमें जरूरत होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से। देखिए, लगातार दिल्ली में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, नित नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस वजह से ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं राजधानी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा है और इसी के खतरे के मद्देनजर आज ये एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और उनके अलावा जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, ये दोनों मौजूद रहे। बैठक में काफी अहम चर्चा की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। किस गति से बढ़ रहे हैं? 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। मैंने सर इधर देख लेना है और मामले की तरफ मैं पीछे जा रहा हूँ। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस हो जाएंगे और 15,000 बेड की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 4.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में
और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार की है वो प्राइवेट हॉस्पिटल। इसीलिए केंद्र सरकार कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के अंत तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया। जब आज एलजी साहब से दिल्ली मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो इससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। वैसी स्थिति में जब सारे देश में दिल्ली में केस आएंगे उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना ज़रूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिए, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिए। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएम की मीटिंग में मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उसकी सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो भी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएंगे? अभी इसका जवाब कम्युनिटी पे कोई बात हुई क्या? तो मैंने सर इधर देख लेना है। उनसे यही कहा इसको रिकंसिडर करें, उन्होंने मना कर दिया था रिकंसिडर करने से, लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स खरीद सकें, इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अपनी तैयारी हम कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे, उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति है, इसलिए अभी इस पर चर्चा की अनुमान है कितने ज़्यादा बेड होंगे ये दिल्ली सरकार का है, दिल्ली में और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को देखते हुए दिल्ली में जो बैठक आयोजित की गई थी वो खत्म हो चुकी है, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, एलजी के मद्देनजर रखते हुए भी इसकी जो बैठक की गई थी वो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोरोना की कम्युनिटी से स्प्रेड है उसको देखते रही इस तरह की बैठक रखी गई थी। मगर देखने वाली बात है कि बैठक के अंदर डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और जो दिल्ली के मंत्री हैं वो भी शामिल थे। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो कोरोना जैसी महामारी है उसको लेकर ही इस तरह की बैठक की गई और जैसे ही बैठक खत्म हुई है वैसे ही डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ 30 जुलाई तक लगभग उन्हें 15,000 दिल्ली के अंदर बेडों की जरूरत पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत, उसके बाद 31 जुलाई तक लगभग 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है और लगभग 5 लाख से ज्यादा जो मरीज है वो आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, उनको भी पता है आशंका काफी बढ़ चुकी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना पेशेंटों की गिनती है लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो यानी कि कह सकते हैं उनको सरकार को खुद अंदाजा हो चुका है कि कोरोना जैसी महामारी और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। तो इसी के लिए मद्देनजर रखते हुए लगभग वो 80,000 बेडों की व्यवस्था करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से बैठक रंग लाएगी, जब कहें कि 80,000 जो बेडों की व्यवस्था है वो किस तरीके से दिल्ली सरकार मैनेज कर पाएगी। मगर कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार
को खुद अंदाजा है कि बहुत बड़ी महामारी का और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर बैठक खत्म। बैठक में डिप्टी सीएम सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री नवाब मलिक ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए केंद्र सरकार को रिंग मास्टर के हंटर की सरकार बताया है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया गया। मंत्री नवाब मलिक ने पलटवार किया है, केंद्र सरकार को रिंग मास्टर के हंटर की सरकार बताया है। लगातार महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार में बयानबाजी का जो दौर है वो जारी है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बयानबाजी है वो अपने चरम पर है। केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र की जो सरकार है उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो हालात नहीं सुधार पाए। जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर केंद्र महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। वहीं महाराष्ट्र की तरफ से भी तमाम जो आरोप हैं उन पर पलटवार किया जा रहा है। तमाम तरह के आरोप महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र पर लगाए जा रहे हैं। तो जो ये बयानबाजी का दौर है वो जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से शुभम पांडे इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। शुभम, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मंत्री नवाब मलिक ने राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया है। देखिए, जिस तरह से कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है, जिसमें 3 पार्टियों का समावेश है। 3 पार्टियों के नेतागण इस समय महाराष्ट्र को चला रहे हैं। कोविड-19 के जिस तरह से यहाँ पर मामले बढ़ते हैं, इसके परिणाम स्वरूप राजनाथ सिंह ने इस तरह से बयान दिया। उसके बाद पलटवार में महाराष्ट्र के मंत्री जो अल्पसंख्यक विभाग के और एनसीपी के प्रमुख नेता हैं नवाब मलिक, उन्होंने पलटवार कहा है कि रिंग मास्टर के हंटर की सरकार है। मतलब जिस तरह से रिंग मास्टर के ऊपर टिप्पणी की है कि राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं वो उनके अनुभव के बोल हैं और वो रिंग मास्टर की जो सर्कस सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी का जो वाद विवाद का जो दौर था वो यहाँ से शुरू हो चुका है और एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप लगने यहाँ से शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक का पलटवार है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक नाकामी साबित करने के लिए दिखाया गया, उसका ये पलटवार देते हुए नवाब मलिक ने राजनाथ सिंह पर तंज कसा है। जी शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजस्थान से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण का बड़ा मामला सामने आया है। जयपुर में एक ही मकान में 26 कोरोना संक्रमित मिले हैं। रामगंज इलाके के मकान में 26 कोरोना संक्रमित मिले। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 95 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण का बड़ा मामला, एक ही मकान से 26 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर की यहां हम बात कर रहे हैं, रामगंज इलाके के मकान में 26 कोरोना संक्रमित मिले। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जयपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 95 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण का बड़ा मामला, जयपुर में एक ही मकान में 26 कोरोना संक्रमित मिले हैं। लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है और सबसे ज्यादा भयावह हालात राजधानी जयपुर के ही है। हमारे संवाददाता जयपुर से संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एक ही मकान में 26 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, क्या है ये पूरा मामला और अभी तक इनकी पहचान क्यों नहीं हो पाई थी? बिल्कुल पल्लवी, जिस प्रकार से जो कोरोना पॉजिटिव जो बुलेटिन जारी होता है रोजाना की तरह, आज भी 7:10 बजे जो बुलेटिन जारी किया गया उसमें 144 पॉजिटिव केसों की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं पे सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि रामगंज खटकर लगने वाला सुभाष चौक एक एरिया है, वहां पे एक ही बिल्डिंग में तकरीबन का कहने का मतलब पूरे 26 जो रह रहे थे वहाँ पे 26 के 26 पॉजिटिव मिले हैं और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वहाँ पे जो सस्पेक्टेड थे उनको भी हिरासत में लिया गया है, ये कहे कि उनको क्वारंटाइन किया गया है, उनकी सैंपलिंग की जा रही है। और वहीं पे जो ये निकल के अब सामने आ रहे हैं, इसका ये है कि जो रामगंज ये है जो हॉटस्पॉट बना हुआ है और जो रेड जोन में था उसके सटकर हैं। पिछले दिनों जब सैंपलिंग हुई थी 25,000 पर डे की सैंपलिंग जो की जा रही है उसमें इनकी सैंपलिंग भी ली गई थी, जो आज सुबह जो रिपोर्ट आई है उसमें पॉजिटिव पाए गए। पल्लवी, ठीक।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अग्रवाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जयपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 95 नए मरीज सामने आए। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण का ये बड़ा मामला सामने निकल कर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।